गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आओ देखो, आज बच्चों जो सेल का अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो कल जो प्लास्टिड बेटा जी अपन ने नया सेल ऑर्गेनल लिया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल आपको करवा दूं। तो प्लास्टिड में बच्चों अपन बता रहे थे कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी जो बड़ा है वो अपना कौन, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड में आपको बताया था कि दो जगह प्रेजेंट होता है बच्चों, एक तो प्लांट में, एनिमल सेल में प्लास्टिड था नहीं, उसके अलावा कहां, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में आपको बताया था यूग्लिना। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो, हाँ और कर, नीचे नीचे और ले, 16 नहीं आता, ठीक है। ये बेचारे जीरो सोच रहे थे। आओ, तो उसमें प्लास्टिड में बच्चों ये था ना कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल था, जिसके लिए आपको बताया था कि यूग्लिना जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था। तो अगर आप उसको अंधेरे में रखते हो तो बेटा जी हेटेरोट्रोफिक होगा, नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। उसी क्लोरोप्लास्ट की आज अपन बात करेंगे। देन अपन ने उसमें बताए थे कि पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट जिनका मेन रोल तो क्या था, कलर, कलर देते हैं, वो पिगमेंट थे। अब उसी के बेस पर बेटा जी तीन टाइप के प्लास्टिड थे। पहला आपने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट कौन से थे, कैरोटीनोइड एंड जेंथोफिल, जो मेनली फ्रूट का जो कवर है जिसको आप पेरिकार्प कहते हो उसे कलर देगा। फैट सोल्यूबल पिगमेंट थे। और जो फूल की पंखुड़ियां है उसे कलर देने का काम भी पिगमेंट करता है, लेकिन वो कैसे थे, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो सेप वैक्यूल में मिलते हैं, रिक्तिका में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके अलावा टोमेटो, टमाटर का एक लाइकोपीन लिखाया था आपको, टोमेटो की कवरिंग को कलर प्रोवाइड करेगा लाइकोपीन। उसके अलावा बच्चों अपन ल्यूकोप्लास्ट की बात की थी। ल्यूको का मतलब ही कलरलेस, उसमें कोई पिगमेंट पिगमेंट नहीं था तो कलर नहीं देता, कलर नहीं देता तो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। तीन टाइप के फूड थे, तीनों को स्टोर करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च को स्टोर करेगा पोटैटो, प्रोटीन को स्टोर करेगा एल्यूरोप्लास्ट, और एलायोप्लास्ट स्टोर करता है फैट को। ये ल्यूकोप्लास्ट थे जिनमें लेमिलर सिस्टम नहीं होता। ये लेमिलर क्या है, जिसके ऊपर पिगमेंट लगे रहते हैं, आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो प्लास्टिड है वो मेंशन कर लो आप, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा सबसे मेन, कैसा कलर होना चाहिए, हरा। तो इसको बोला जा सकता है बेटा जी ग्रीन प्लास्टिड। फर्स्ट इसमें वर्ड लिख लियो ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो पिगमेंट इसमें कौन कौन से बताए थे, इसमें कौन सा बेटा जी पिगमेंट या वर्णक मिलेगा, सबसे मेन तो क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोफिल। मेन जो इसका पिगमेंट है बेटा जी वो यही है क्लोरोफिल। कैसे क्या कहां होता है वो अपन स्ट्रक्चर में देखेंगे। और इसके अलावा कैरोटीनोइड्स भी होते हैं, कैरोटीन वगैरह भी प्रेजेंट। मेन, लेकिन मेन जो इसका पिगमेंट है बेटा जी वो कौन होगा, क्लोरोफिल। मुख्य पिगमेंट इसका क्लोरोफिल। तो कल उस टेबल में आपको बताया भी था क्लोरोफिल मेन है, इसलिए मेन फंक्शन ही क्या था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। उसके अलावा जो वर्णक था बच्चों इसमें वो कैरोटीनोइड थे, पिगमेंट माने वर्णक, कैरोटीनोइड्स। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर पहले इसकी डिस्कस कर लें अपन। क्लोरोप्लास्ट बेटा जी क्या है कैसा है, तो नंबर की बात आए, संख्या, नंबर, साइज, शेप, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की बच्चों संख्या की बात आए तो वही वेरी करती है, भिन्न होती है, वेरिएबल है। संख्या अलग अलग में वेरी करेगी। जैसे मोस्टली तो जो प्लांट की मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल, दूसरी बार आ रहा है नाम ये, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। अब बच्चों देखो सुनो, क्लोरोफिल मेनली कहां मिलेगा, आप जब प्लांट को देखते हैं ना उसमें जहां भी हरा कलर है, जहां भी ग्रीन कलर है, 100% वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल। तो मेनली जो ग्रीन कलर वो लीफ, पत्तियों का होता है। तो पत्तियों में आपके पास सबसे ज्यादा क्या होगा, अब सुनो बच्चों, लीफ की भी एक सेल लिखी मैंने, कौन सी,
मीजोफिल सेल। जब लीफ की स्टडी करेंगे तो पत्तियों में कोशिका होती है मीजोफिल। उन मीजोफिल सेल में मेनली कौन प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे क्या बना देगा? फूड बना देगा, फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल मुख्यतः पौधे की लीफ में, और लीफ की भी कौन सी सेल? मीजोफिल। तो मीजोफिल सेल ऑफ लीफ में क्लोरोफिल होता है। नंबर इसकी आएगी 20 to 40 तक होती है। मीजोफिल सेल में इसकी नंबर 20 से 40 तक। तो मेन तो प्लांट की लीफ में ही होता है, और वहां भी पर मीजोफिल, एक मीजोफिल सेल में कितने मिलेंगे आपको? 20 से 40 तक। एक अलग से एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का ही लिखा रहा हूं मैं। क्ले माइडोमोनास। क्या है बच्चों? क्ले माइडोमोनास। आज ही सुना है सर, सुना है? एल्गी, इसमें एक क्लोरोफिल होता है, क्ले माइडोमोनास, जिसको बोला जाता है ग्रीन एल्गी। शैवाल, हरित शैवाल, हरित शैवाल, इसमें नंबर ऑफ क्लोरोफिल आए तो बेटा जी कितने बताओगे? एक। और वैसे पूछे जाए तो एक से ज्यादा। जैसे प्लांट की अगर मीजोफिल सेल की बात करूं मैं, पत्तियों की मीजोफिल सेल, मीजोफिल कोशिकाएं, वहां नंबर आएगी 20 से 40। और क्लेमाइडोमोनास जो एक प्रकार की ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल है, ग्रीन कलर ही किसकी वजह से आया? क्लोरोफिल। उसमें क्लोरोफिल की नंबर बेटा जी 1, एक होती है। अगला नंबर के बाद अपन बात करें साइज एंड शेप, आकार और आकृति। साइज एंड शेप, साइज कैसे होती है? तो साइज, सबसे बड़ा क्या है? सेल ऑर्गेनल। आपकी सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। देखने के लिए तो काम तो माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा। बाकी लार्जेस्ट तो साइज में बेटा जी आए, साइज की मैं बात करूं तो इसमें जो लेंथ और विड्थ है बेटा जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई, विड्थ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, लेंथ होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट। तो लेंथ 5 to 10 और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में कितने बताए थे? हाँ, आज एक नैनोमीटर भी बताऊंगा, एक जगह आएगा बच्चों, दोनों। एक माइक्रोमीटर की बात करते हो तो 10 to the power -6 मीटर, 10 to the power -6 मीटर। तो साइज फिक्स है, डेटा याद रख सकते हो तो बच्चों आप। अब शेप की बात करें अपन, आकृति कैसी होती है? शेप की बात करते हैं, आकृति। तो अलग अलग शेप है बच्चों इस क्लोरोप्लास्ट की, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। तो याद रखने की छोटी सी सीक्वेंस में बता देता हूं आपको। SOLDR, शोल्डर। ऐसे मान लिया इसको शोल्डर। इन सारी शेप हो सकती है। एस मीन बच्चों यहां, हाँ, OLD और R। अलग अलग शेप के क्लोरोफिल, अलग अलग प्लास्ट मिल सकते हैं बच्चों। एस माने यहां हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल बोले तो लगभग गोलाकार आप बोल सकते हो, स्फेरिकल शेप्ड। ओ माने ओवल शेप्ड, अंडाकार। एल लेंस शेप्ड, डी डिस्क शेप्ड, और आर माने रिबन शेप्ड, फित्ते के जैसा। तो अलग अलग टाइप की सेल में बच्चों, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप का क्या मिल सकता है? क्लोरोप्लास्ट। जैसे एस से अपन ने बताया स्फेरिकल, गोलाकार। ओवल, अंडाकार। लेंस शेप, आपका लेंस कैसा होता है? हाँ, बाई कॉन्वेक्स, उभयोतल, उत्तलाकार। ऐसी शेप, ये लेंस शेप भी हो सकता है।
डिस्कोइडल, डिस्क नुमा बच्चों, डिस्क बोलते हैं बिंब नुमा या तस्तरी नुमा। तस्तरी प्लेट जैसी शेप होती है बच्चों, इसको बोल देते हैं अपन बिंब शेप्ड और डिस्कोइडल। रिबन फीते के जैसा, फ्लेट चपटा हो सकता है। तो ये अलग अलग शेप हो सकती है बच्चों किसकी, क्लो। अब जो मेन प्लांट की अगर बात करें ना अपन, प्लांट में बच्चों ये वाली शेप डिस्कोइडल, बस एक ये ध्यान रखो, रख सकते हो तो हायर प्लांट्स में। तो जो उच्चतर पादप है उनमें बेटा जी कौन मिलेगा, डिस्कोइडल शेप क्लोरोप्लास्ट। तो अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, जिसमें आप ध्यान रख लेना, शोल्डर में एस से स्फेरिकल वर्ताकार, ओ माने ओवल, एल बोले तो लेंस, आपका लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स उत्तल आकार, आईज में जो लेंस होते हैं बेटा जी। डी माने डिस्क, तस्तरी होती है ना, प्लेट थोड़ी सी अंदर से बेटा कैविटी टाइप होती है, डिस्क शेप का होता है डिस्कोइडल। आर माने रिबन, फित्ते की जैसी शेप होती है, चपटा फ्लेट। तो मेनली जो हायर प्लांट होते हैं, उच्चतर जो पादप है, आप क्लोरोप्लास्ट पादप में ही मेनली पढ़ते हो बच्चों, तो वहां वाला कैसा क्लोरोप्लास्ट होगा, डिस्कोइडल। तो ये साइज एंड शेप की बात। अगला पॉइंट इसमें लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे मेन क्लोरोप्लास्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना तो बहुत कुछ बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता आएगा, देखो उसी से कनेक्ट करते हुए अपन चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में बोलो मेम्ब्रेन के बेस पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैसी थी, डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो वैसे ही देखो बच्चों, डबल मेम्ब्रेन में दोनों आ गई, आउटर और इनर। कैसा क्या है, तो पहले साथ साथ एक डायग्राम आप बना लो। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। एक डायग्राम खींच देते हैं साथ साथ, आइयो देखे, ये लो, आ गया गया, ये क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। कलर 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 ये ले लो, ये ले लिया ग्रीन, तो क्या येलो ले लेते हैं, चलो सही आया क्या, ठीक है, टक कर रहे हो, चले दो। डबल लेयर बच्चों, एक लेयर इसमें इनर, डबल लेयर स्ट्रक्चर बना लो। डबल लेयर स्ट्रक्चर आ गई जिसमें आउटर और इनर। अब बच्चों वहां देखो, अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था इनर लेयर में वो क्या थे, क्रिस्टी थे ना, फोल्ड, वो ऐसी स्ट्रक्चर या एब्सेंट होती है, जो जो मेन डिफरेंस उनमें देख लें अपन। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहां एक स्पेशल ऐसे एक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ बना लियो, एक के ऊपर एक ऐसे थाइलेकोइड। ये वाली स्ट्रक्चर इनको बोल देते हैं थाइलेकोइड, और इनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसके अलावा अब इसमें वही एंजाइम भरा हुआ जो पार्ट रहेगा, इसको बेटा जी बोल देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नाम दिया था, मैट्रिक्स, यहां बोलेंगे स्ट्रोमा। डीएनए आ जाएगा, डीएनए वही कैसा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। डीएनए के अलावा आरएनए, राइबोसोम,
राइबोसोम, सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें मिलता है, यहां मान लो इस एंजाइम को, और ये पूरे में ये पार्ट, और जो आउटर मेम्ब्रेन थी उस पे अपन ने बताया था कौन सी प्रोटीन थी वो, पोरीन, बस वही यहां प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन पे। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखो मेन मेन जो स्ट्रक्चर उसकी बात करें बच्चों, लेबलिंग साथ कर लियो। ये तो आ गया आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, इसको बेटा जी अपन बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। ये आ गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये मान लो बेटा जी इसका आरएनए। राइबोसोम कैसे मिलेंगे रे, 70S, एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इसमें, रोबिस्ट को लिखियो, बात करेंगे। ये वही प्रोटीन आ गई, पोरीन प्रोटीन, इसका रोल अपन ने बताया था पीछे। बीच वाला स्पेस जो बच्चों है, स्पेस को बोल दिया जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहा था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहां बेटा जी नाम दे देंगे पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि प्लास्टिड है, लवक है, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ये जो पार्ट इसमें रहेगा, ये फील्ड पोर्शन, ये सारा का सारा, इसको यहां बोला जाएगा बेटा जी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाएगा, जबकि वहां अपन ने बोला था मैट्रिक्स, वही स्ट्रोमा है। यहां बनाओ फिर इसकी मेन जो पार्ट उस पर अपन डिस्कस करें। तो क्लोरोप्लास्ट की बच्चों स्ट्रक्चर आपके सामने, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वैसा ही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात की थी, आउटर और इनर। दो मेम्ब्रेन के बीच आया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको बोल दिया मैंने पेरी प्लास्टिडियल, क्योंकि प्लास्ट है तो पेरी प्लास्टिडियल स्पेस हो गया। वैसा ही डीएनए आ गया, डबल स्टैंडर्ड, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, ये भरा हुआ सारा मटेरियल स्ट्रोमा है। रूबिस्को एक एंजाइम है, बात करेंगे अपन इस सब की। और आउटर मेम्ब्रेन में बच्चों कौन प्रेजेंट है, पोरीन। तो ये पोरीन जो मैंने बताई है, ये कहां प्रेजेंट होगी, आउटर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट एट आउटर मेम्ब्रेन। तो पोरीन की वजह से बेटा जी क्या बेनिफिट था माइटोकॉन्ड्रिया को, परमिएबिलिटी। तो आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, इनर की कम होगी, क्योंकि आउटर पे कौन प्रेजेंट होंगे, पोरीन। तो इस इन बड़े डायमीटर वाले पार्ट आयंस भी इससे क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, बन गया। अब देखो ये जो मेन ये स्ट्रक्चर बनाए ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा है क्या, ठीक है, इक्वली कर दो इसको, बन गया। अब देख लो, पहले आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मैं डायग्राम में मेंशन कर दूं बच्चों। आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको वही मेंशन कर लो, इस पर कौन प्रेजेंट है, पोरीन प्रेजेंट है, इसलिए से परमिबिलिटी ज्यादा, मोर परमिएबल। मोर परमिएबल का मीन हो गया अधिक पारगम्य। तो पोरीन की वजह से जो बाह्य झिल्ली है बच्चों, इसकी परमिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन में वहां साइड में मेंशन कर लेना, पोरीन ये रे इस वजह से ज्यादा परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन बच्चों, इस पे पोरीन, पोरीन एब्सेंट है,
पोरीन एब्सेंट, इसलिए लेस परमिएबल। इसकी जो पारगम्यता होगी बेटा जी वो कम होगी, परमिएबिलिटी कंपैरेटिवली लेस होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती बातें आ गई, बस सिंपल सा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन में कौन है? पोरीन। पोरीन है तो परमिएबिलिटी ज्यादा, और इनर मेम्ब्रेन में पोरीन नहीं है तो परमिएबिलिटी कम, आउटर से कम होगी। अब देखो दोनों के बीच का स्पेस पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, ये ठीक है हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों अब देखते हैं अपन क्या क्या कंपोनेंट है। पहले मैं इन डायग्राम की बात करता हूं, इसको थोड़ा ढंग से देखना, ये है क्या। सारा खेल इसी पर, जो फोटोसिंथेसिस का पूरा खेल इन्हीं पर डिपेंड है। जैसे वहां क्रिस्टी थे, क्रिस्टी में ऑक्सीसोम थे, वैसे यहां ये अब है क्या, ये सारा बेटा जी मटेरियल किस में भरा हुआ है? स्ट्रोमा में। अब एक थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ये एक ऐसे बना दिया मैंने, ये वाली बच्चों, इस सिंगल स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है थाइलेकोइड। सुनते रहियो, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई? थाइलेकोइड। एक अकेली स्ट्रक्चर क्या है? थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड है। अब थाइलेकोइड वही बच्चों, एक के ऊपर एक लेमिला बताया था ना मैंने, एक के ऊपर एक ऐसे जमे रहते हैं। तो कई थाइलेकोइड, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको 1 2 3 4, 4 थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जमे हुए। जैसे कल मैंने प्लेट की बात कर रहा था, थालियां एक के ऊपर एक अपन ने जमा दी। तो ये जो जमा हुआ अरेंजमेंट है, सारे थाइलेकोइड एक साथ मिलकर क्या कहलाएं? हाँ, इन सारी स्ट्रक्चर को बेटा जी कंबाइनली नाम देंगे ग्रेनम। बस सुनते रहो, बात अपने दिमाग में घुसनी चाहिए। क्या कहा मैंने? एक अकेला थाइलेकोइड, कई थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जमे हुए, ग्रेनम। अब देखो बोर्ड पे, ये पूरा एक ग्रेनम है, ये पूरा ग्रेनम है, ये। तो बच्चों एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसे कई ग्रेनम प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन सारे ग्रेनम को मिलाकर अपन बोलेंगे ग्रेना। सुनते रहो, कुछ नहीं लिखना, एक बार पहले तीनों वर्ड क्लियर अपन करते हैं। तू हट जा भाई यहां से, ये आ गए। तो ये वाला ग्रेनम, इस पूरे स्ट्रक्चर को भी क्या कहोगे? ग्रेनम। और एक से ज्यादा जब ग्रेनम होते हैं पूरे क्लोरोप्लास्ट में, तो हम उसको बोल देंगे ग्रेना। कल भी बताया था, ए पीछे आ गया मतलब प्लूरल, बहुवचन, और ये क्या है? सिंगुलर। समझ गए? ए लगते ही वो क्या हो जाएगा? बहुवचन, प्लूरल। तो बच्चों एक सिंगल स्ट्रक्चर थाइलेकोइड, ऐसे कई थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर क्या बनाएंगे? ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट में से कई ग्रेनम है, तो सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना। ग्रेना क्या है? बहुवचन। और ग्रेनम क्या है? सिंगुलर। और ग्रेनम का भी एक यूनिट कौन है? थाइलेकोइड। ये लिखियो आप, फिर एक थाइलेकोइड उठा के अपन स्ट्रक्चर समझते हैं उसकी। एक थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के ऊपर कई जब अरेंज हो गए बच्चों, 1 बाय 1, जैसे 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर ग्रेनम। ऐसे सारे ग्रेनम जब आपस में मिल गए तो वो क्या कहलाए? ग्रेना। ग्रेना यहां क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। बताया था ए लास्ट में लगा तो प्लूरल। एक एक्सेप्शन भी पीछे पड़ के आ गए थे आप, क्रिस्टा। क्रिस्टा में ए पीछे है लेकिन वो सिंगुलर है, जबकि क्रिस्टी प्लूरल है। तो ये थाइलेकोइड, ग्रेनम, और ग्रेनम से बेटा जी वर्ड लिख दिया आपने ग्रेना। ग्रेनम से क्या बना? ग्रेना, जो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। चलें, ये सारी स्ट्रक्चर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये एंजाइम, ग्रेना, थाइलेकोइड, सब किसमें? स्ट्रोमा। ये सारा मटेरियल अंदर भरा हुआ, सारा का सारा क्या? स्ट्रोमा। तो अपन इसी स्ट्रोमा की बात करते हैं बच्चों, लिख लिए? चलो हेडिंग डाल दो, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के घटक। कंपोनेंट्स का मतलब घटक, पदार्थ, मटेरियल, उसमें क्या प्रेजेंट है? कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा कौन कौन है? तो उठा लेते हैं सबसे पहले डीएनए और की बात कर लें। एक एंजाइम भी लिखा है मैंने यहां, कौन सा? रुबिस्को। ग्रेनम और पे भी आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा में बच्चों सबसे पहले
सबसे पहले ये लिखा अपन ने, थाइलेकोइड लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थाइलेकोइड। ये लो, थाइलेकोइड, लेमिली जिसको बोला था आपने, थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड देखियो बच्चों क्या है, कैसी स्ट्रक्चर, ये बना ली अपन ने, ये मान लो ऐसा एक थाइलेकोइड बना लिया, ये इसको आपने क्या बोल दिया, थाइलेकोइड। अरे ये तो है, एक उठा लिया मैंने ये वाला, चलो ये एक अपना क्या हो गया, थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड बेटा जी एक्चुअल में देखो इसमें मेंशन कर लेना, फ्लैट चपटी फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, चपटी झिल्ली नुमा संरचना है, एक ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड थाइलेकोइड। और इसकी जो कैविटी है बच्चों, कैविटी ऑफ थाइलेकोइड इज कॉल्ड ल्यूमेन, अवकाशिका। थाइलेकोइड की कैविटी को क्या नाम दे देंगे, अवकाशिका। जैसे ये डायग्राम से बता रहा हूं मैं, ये अंदर कैविटी को नाम दे दिया ल्यूमेन, ये आउटर मान लो इसकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकोइड एक चपटी संरचना है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चों, झिल्ली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। और थाइलेकोइड की जो कैविटी है, थाइलेकोइड के अंदर का जो स्पेस है, उस स्पेस को हमने क्या कहा, ल्यूमेन। ये अंदर कैविटी ऑफ थाइलेकोइड क्या कहलाएगी, ल्यूमेन। और इसके चारों तरफ बेटा जी ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लाइन, अब थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, तो अगली लाइन मेंशन कर लियो, अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड on each other is termed is ग्रेनम। हिंदी में बेटा जी लिख लेना कि एक के ऊपर एक थाइलेकोइड की व्यवस्था, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड की व्यवस्था ग्रेनम कहलाती है। अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड ऑन ईच अदर इज नोन एज ग्रेनम। एक के ऊपर एक थाइलेकोइड जमा हो जाएगा, उसको आप क्या बोल दोगे, ग्रेनम। और ग्रेनम वर्ड क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो क्या लिखा, अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड ऑन ईच अदर, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड की व्यवस्था क्या कहलाई, ग्रेनम कहलाई है। वो व्यवस्था अब वह डायग्राम से आप समझ गए थे, एक थाइलेकोइड के ऊपर बेटा जी फिर एक थाइलेकोइड, फिर एक आ गया, फिर एक आ गया, इस सारी स्ट्रक्चर को मिला के आपने क्या बोल दिया, ग्रेनम। तो एक के ऊपर एक थाइलेकोइड की व्यवस्था ग्रेनम कहलाती है। अब बच्चों ग्रेनम देखना, अब जो अरेंजमेंट होता है एनसीईआरटी में उसके लिए एक वर्ड दे रखा है, वो अरेंजमेंट होता है लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का ढेर। ये जो अरेंजमेंट है वो सिक्कों का ढेर जैसा दिखाई देता है। अरे पांच या 10 के सिक्के ले लिए और 5 के सिक्के को हमने एक के ऊपर एक क्या किया, जमा दिया। सिक्के होते ना कॉइन्स, उन एक के ऊपर एक बेटा जी कॉइन्स को जमा लिया, तो 1 5 का जो सिक्का है वो क्या मान लो, वो थाइलेकोइड है। और ऐसे कई कॉइन्स आपने एक के ऊपर एक जमा दिए, वो क्या कहलाए, ग्रेनम। तो उन सिक्कों के ढेर को इंग्लिश में वर्ड दे दिया पाइल्स ऑफ कॉइन्स, स्टेक बोल सकते हैं, या सीधा याद रख लो सिक्कों का ढेर, वही कहलाया ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट में जितने भी ग्रेनम है वो सब मिलकर ग्रेना कहलाएंगे। तो अगली लाइन ये आ गई, ऑल ग्रेनम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित, एक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित समस्त ग्रेनम, एक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित समस्त ग्रेनम
ग्रेना कहलाते हैं। तो ऑल ग्रेनम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट आर कलेक्टिवली नोन एज ग्रेना। तो एक अकेला थाइलेकोइड, खूब सारे थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेनम से मिलकर बना ग्रेना। ये आगे ऑल ग्रेनम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट इज कलेक्टिवली क्या बोल दोगे? ग्रेना। तो ग्रेना बेटा जी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। अब उसी डायग्राम पे आते हैं, फिर से सुनो, सीधे से हैं लेकिन दिमाग में घुसाओ इन चीजों को, यहीं से आता है बच्चों। अगर कोई प्लास्टिड का क्वेश्चन बनता तो इन्हीं डायग्राम से। मैं फिर आ रहा हूं इस पे। दो मेम्ब्रेन आ गई, आउटर और इनर। आउटर इनर का तो सीधा याद रख लो, आउटर पर कौन है? पोरिन्स है, तो परमिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। बीच का स्पेस मैंने बोल दिया पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया था तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अंदर भरा हुआ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो लेकिन प्लास्टिड में बोलते हैं उसको स्ट्रोमा, जिसमें कई चीजें हैं। उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपने उठा लिया थाइलेकोइड, एक फ्लेट चपटी स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर की तरह अरेंज होती है, उन्हें मैंने कहा ग्रेनम। ऐसे कई ग्रेनम आपको एक क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। ऑल टोटल ग्रेनम को आप क्या बोल दोगे? ग्रेना। वो सारे ग्रेना कहलाएंगे। अब देखना बच्चों, एक और यहां डायग्राम में एक चीज दिख रही है अपने को, ये वाली, ये पूरा क्या है? ग्रेनम। ये तो दो ग्रेनम को जो जोड़ रहा है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, नलिका जैसी संरचना। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बेटा जी एक नाम और दिया जाएगा, हाँ इसके लिए वर्ड लिख लो। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये है बेटा जी स्ट्रोमा लेमिली। इसको बोल दिया स्ट्रोमा लेमिली, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लेमिली, ऑल्सो कॉल्ड फ्रेट चैनल्स। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिली। लेमिली का मतलब वही लेयर्स। फ्रेट चैनल, चैनल का मतलब कनेक्ट करने वाला, जो दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है, फ्रेट चैनल्स, दैट्स कॉल्ड फ्रेट चैनल और स्ट्रोमा लेमिली। तो थाइलेकोइड के बाद ही स्ट्रोमा लेमिली आता है, तो ज्यादा वहां तो क्या लिखना है, इसको यहीं कनेक्ट। फ्रेट चैनल बच्चों वही मेंशन कर लेना, क्या है ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिका रूपी संरचना, और क्या करेगा? कनेक्ट ग्रेनम, अलग अलग ग्रेनम को कनेक्ट करता है। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन ग्रेनम, दो ग्रेनम के मध्य उपस्थित। तो जो स्ट्रोमा लेमिली है बच्चों, इसमें इतना ही मेंशन कर लो कि स्ट्रक्चर कैसी है? ट्यूबुलर, नलिका रूपी संरचना है, और जो अलग अलग ग्रेनम को आपस में क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना, और प्रेजेंट बिटवीन ग्रेनम, बस दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल। चैनल का मतलब जोड़ता है, किसको? दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करेगा, बिटवीन ग्रेनम, ग्रेनम के मध्य उपस्थित। अब सारी बातें हो गई। एक वर्ड बच्चों क्लोरोफिल सुना आपने, हरित लवक। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में कोई डिफरेंस? तीन नाम है, सबसे ऊपर मैंने लिखा प्लास्टिड। प्लास्टिड तो तीन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट है पूरा का पूरा, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होंगे? क्लोरोफिल होंगे। वो क्या है? वो पिगमेंट है, वही एक्चुअल में उस फोटो को कन्वर्ट करेंगे फूड में, फोटोसिंथेसिस। अब वो क्लोरोफिल है कहां? तो बेटा जी ये जो डायग्राम आपने बनाया है, ये डायग्राम किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब आपको क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल मिलेंगे। देखना कहां, इस डायग्राम से समझियो, वो एक्चुअल में कहां होते हैं बच्चों? कलर थोड़ा ये ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला डार्क ग्रीन। ये जो थाइलेकोइड है ना बच्चों, इसके ऊपर, थाइलेकोइड के ऊपर ये कौन लगे हुए? पिगमेंट। और यही पिगमेंट एक्चुअल में कौन है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की जो साइट है, जो जगह है, वो किसके ऊपर होगी? इन थाइलेकोइड के ऊपर होगी। चलो उसी डायग्राम से देख लेते हैं अपन, मेन इसका पिगमेंट की बात करते हैं। तो ऑल ग्रेनम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाए? ग्रेना। अब लिखियो इसमें, थाइलेकोइड का डायग्राम बना के समझ लो बच्चों। ये मान लियो अपना थाइलेकोइड,
थाइलेकोइड के ऊपर ये बना लियो बच्चों, यहां ये ऐसे ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स पूरे थाइलेकोइड के ऊपर। ये लो, इसमें अलग अलग पिगमेंट्स बच्चों मेंशन करते हैं अपन। ये लो, तो ये एक बार देखना बोर्ड पे, ये पूरा बच्चों क्या है, थाइलेकोइड। इसकी कैविटी को क्या नाम दिया था, ल्यूमेन। ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, अब सुनो, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो मैंने डॉट बनाया ना, यही एक्चुअल में क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट, उसमें क्लोरोफिल भी होगा। इन पिगमेंट के ग्रुप को सुनते रहो बच्चों, ये जो पिगमेंट है, इन पिगमेंट के ग्रुप को, ये एक पिगमेंट का ग्रुप है, ठीक है, एक बेटा जी ये पिगमेंट का ग्रुप है, ये पिगमेंट का ग्रुप है, ये भी एक पिगमेंट का ग्रुप है। इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्वांटासोम। एक नया वर्ड बोर्ड पे लिखा है क्वांटासोम, थोड़ा सा समझेंगे अपन इसको। हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये है थाइलेकोइड, एक थाइलेकोइड। सुनो एक बार, उस थाइलेकोइड के ऊपर बेटा जी कौन लगे हुए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन लगा है, राइबोसोम। थाइलेकोइड के ऊपर ये कौन लगे हुए, अलग अलग पिगमेंट, जिसमें सबसे मेन है क्लोरोफिल, हरित लवक। और इन पिगमेंट, अकेला पिगमेंट कहीं नहीं होगा, कई पिगमेंट के ग्रुप होंगे, 50, 60, 100, 200 पिगमेंट एक साथ ग्रुप में रहेंगे। और ये जो पिगमेंट के ग्रुप है, इन ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, क्वांटासोम। क्वांटासोम एक्चुअल में क्या है, पिगमेंट का समूह है जो किस पर मिलेगा, ऑन सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। तो ये बनाइयो, थाइलेकोइड के ऊपर ग्रुप ऑफ पिगमेंट, उनके लिए वर्ड आएगा बच्चों क्या, क्वांटासोम। क्वांटासोम है, क्वांटासोम जिसके लिए अपन ने क्या है, कहां है, किसके बने हैं, तो क्वांटासोम में बेटा जी आप मेंशन कर लियो, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, वर्णकों का समूह है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। कई वर्णक एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं। और ये ग्रुप बेटा जी बताते हैं लमसम 240 से 400 तक हो सकते हैं, लगभग 250 से 400 तक पिगमेंट का क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। इसमें भी क्वांटासोम को बेटा जी बोला जाता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। टीएम फुल फॉर्म लिख लियो, थाइलेकोइड की क्या है, मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर बेटा जी कौन प्रेजेंट है, ये पिगमेंट के ग्रुप है। उन्हीं ग्रुप को आपने क्या बोला, क्वांटासोम बोला। और इन पिगमेंट में ग्रुप कितने हो सकते हैं, 250 से लेकर 400 तक, एक में बेटा जी 250 से 400 तक पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। और मेन जो पिगमेंट आपको बताए ग्रुप ऑफ पिगमेंट में भी मेनली, हाँ देखना, क्लोरोफिल ए, एक बेटा जी आएगा क्लोरोफिल बी, एक आपको बताया था अलग से कौन सा, कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, 160, 70, फ्यू इन नंबर, संख्या में कुछ। तो पिगमेंट यहां ये मेनली 3 प्रकार के, तो हरित लवक ए, क्लोरोफिल बी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, आगे मैंने उनकी नंबर लिखी है। सबसे ज्यादा पिगमेंट कौन से मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, संख्या में 160, क्लोरोफिल बी 70, और बचे हुए कैरोटीनॉइड, फ्यू का मतलब संख्या में कम ही होते हैं। तो मेन जो पिगमेंट आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा वो क्लोरोफिल ही होगा, वो क्लोरोफिल ए और बी, 2 टाइप का होता है बच्चों। तो टोटल पिगमेंट कितने हो सकते हैं, 250 से मान लो कितने, 400 तक। किसमें, एक क्वांटासोम में। एक क्वांटासोम का मतलब ये बच्चों, ये पूरा एक क्वांटासोम है, ये ऐसे कई क्वांटासोम के ग्रुप है, किस पर, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। क्वांटासोम को मैंने क्या कहा, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। और इनमें 3 मेन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए, ये आगे मैंने उनकी क्या लगा दी, नंबर, फ्यू का मतलब ये सबसे कम होता है। अब बात आई
कि भाई फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, कौन ऐसी स्ट्रक्चर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके फूड बनाएगा, कौन? तो हमने कहा कि भाई वो काम तो सर क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट में भी जब सूर्य का प्रकाश आएगा बेटा जी, तो क्लोरोप्लास्ट में भी कौन लेगा? क्लोरोफिल लेगा। क्लोरोफिल किसका पार्ट है? क्वांटासोम। एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे देखना। अब देखो बच्चों, फूड कैसे बनता है वो डिटेल में तो आप बोटनी में पढ़ोगे, यहां मैं सिंपली आपको एक बता दूं। ये मान लो सनलाइट, सूरज भगवान यहां, और सूरज भगवान से क्या आई? सनलाइट आई। इस सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब किया? क्वांटासोम। वो लीव्स में अंदर जाते जाते क्वांटासोम तक आ गए। क्वांटासोम जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्टिवेट हो गए, अलर्ट हो गए। एक्टिवेट होते ही बच्चों देखो क्या चेंज आया, आंखें खुली, बोर्ड पे देखते रहियो, क्या चेंज आया? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन पर कौन थे? ऑक्सीसोम थे, वही तो एटीपी बना रहे थे। ठीक वैसे यहां भी बच्चों देखो कौन होते हैं? वही ऑक्सीसोम। ये रहे। वहां ऑक्सीसोम के कितने पार्ट थे? 3, बेसल पार्ट, स्टोक, और लास्ट वाला पार्ट क्या था? हेड। वही सेम ऐसी स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दी। ये लो, ये 3 पार्ट जो कहां प्रेजेंट है? इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। तो क्वांटासोम ने क्या एब्जॉर्ब की? सनलाइट। सनलाइट आती है, देखो क्या चेंज आया। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक वैसे ही एडीपी और इसको जोड़ेगी और क्या बना देगी? एटीपी। ये एनर्जी बन गई। इसी एनर्जी से आगे फूड का क्या होगा? सिंथेसाइज। तो बच्चों सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बना रहा था। उस एटीपी बनने की प्रोसेस को क्या कहा था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। यहां किसकी प्रेजेंस है? सनलाइट, फोटो, फोटोन। तो इट्स प्रोसेस कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो की प्रेजेंस में कौन बना? एटीपी। तो फोटो फॉस्फेट जुड़ा है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो वही चीज जो किस पर प्रेजेंट होगी? थाइलेकोइड। तो ये थोड़ा सा बना के इसमें समझ लेना बच्चों। इस प्रोसेस को बोल देंगे एटीपी प्रोडक्शन, और प्रोसेस कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। और फोटो वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। सो इट्स कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो जैसे क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम थे, इनर मेम्ब्रेन पे थे, वैसे ही थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट होते हैं। वही इनका बेस पार्ट है, बीच में स्टोक कर, ये हेड मान लो, सेम वैसी सी स्ट्रक्चर है। वही एडीपी पीआई को जोड़कर क्या बना देगा? एटीपी। वहां आपने बेटा जी बोला था ऑक्सीडेटिव, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के लिए क्या वर्ड आ गया? फोटो। प्रोसेस कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, हिंदी वर्ड आ जाएगा इसका प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बना तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है बात? समझे ना इस चीज को? और वर्ड भी दे सकते हो बच्चों, सेम वही माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती चीजें आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसको क्या कहा था? बेस के साथ एक नाम F0। इसको तो हमने बोला था F0 F1 पार्टिकल। यहां भी ये F1 ही है, लेकिन मैंने आगे C लगा दिया। C किसका लगा दिया? क्लोरोप्लास्ट का। तो CF1, ये F0 ही है, लेकिन मैंने आगे क्या लगा दिया? C लगा दिया। तो CF0 और CF1। माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 थे, यहां CF0 और CF1। C माने बेटा जी कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में। इतना सा एक बार थोड़ा सा बता दूं, रिवाइज लास्ट में करेंगे अपन। क्या कहा? ये थाइलेकोइड से उठा लो एक बार वापस, फिर बात करते हैं इसकी। ये लो बच्चों, मेन जो स्ट्रोमा था ना अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सारा पार्ट वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में सबसे मेन थाइलेकोइड क्या है? चपटी मेम्ब्रेनस लेमिलर स्ट्रक्चर होती है। लेमिला लाइक मान सकते हो। लेमिलर का मतलब परतीय स्ट्रक्चर होती है। इसकी कैविटी को ल्यूमेन, ये अंदर का स्पेस ल्यूमेन कहलाता है, अवकाशिका, इसको ल्यूमेन कहा। दूसरा बच्चों, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या कहलाई? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। सारा खेल इसी मेम्ब्रेन का होगा। थाइलेकोइड अरेंज होते हैं एक के ऊपर
कई थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जम गए, उस जमे हुए स्ट्रक्चर को बोला ग्रेनम। अब बच्चों एक क्लोरोप्लास्ट में से कई ग्रेनम जगह जगह स्केटर्ड है, उन सब ग्रेनम को अगर आप मिला दोगे तो वर्ड आ गया ग्रेना। ए लग गया मतलब प्लूरल, बहुवचन। और जमे कैसे होते हैं? लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, सिक्कों के ढेर की तरह अरेंजमेंट होते हैं, उसको ये वर्ड दे दिया। अब एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहां होता है, कहां एटीपी बनेगी? तो बच्चों जो थाइलेकोइड है इसकी मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर कई पिगमेंट का ग्रुप मिलता है, उन ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्वांटासोम, मेन वर्ड आया, जो जिस पर पिगमेंट का ग्रुप है, खूब सारे पिगमेंट का समूह है, लगभग 240 से 400 तक पिगमेंट होते हैं। उनमें भी मेन तीन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और वही कैरोटीनॉइड। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए होगा और बी, यही सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है। अब थाइलेकोइड को डिटेल में चलेंगे तो इस पर बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह F0 F1 पार्टिकल होंगे, यहां उनको CF0 और C है तो क्लोरोप्लास्ट, वही एडीपी बनाएंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रोसेस कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहा था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ गए इतनी बात? चलो इसी में आगे स्ट्रक्चर में बेटा जी, ये तो हमने थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेना की बात कर ली, और स्ट्रोमा में क्या क्या है वो भी देख लो। स्ट्रोमा में डीएनए भी प्रेजेंट है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा की बात करें अपन, मेन कंपोनेंट तो हो गया थाइलेकोइड, ग्रेनम और ग्रेना। अगला मेंशन कर लो डीएनए, कुछ नहीं, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए है, लिख लो फटाफट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, नेकेड डीएनए। किसका रिच, कौन सा रिच था? एटी की जीसी? जीसी रिच डीएनए, सेम वही, लाइक प्रोकैरियोट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो द्विरज्जु की डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर वर्तुलाकार होगा, नेकेड होगा, और जीसी ग्वेनोसिन साइटोसिन, इसकी अमाउंट ज्यादा। तो बेटा जी जिस डीएनए में जीसी ज्यादा होंगे, किस जैसा हुआ? प्रोकैरियोट जैसा हुआ। आप वाले में तो ए और टी ज्यादा होता है डीएनए। अगला डीएनए है तो डीएनए से कौन बना? आरएनए बनेगा। एक राइबोसोम लिख लो, लिख लो, क्या पता ही है राइबोसोम कौन से हो गए यहां? 70S टाइप। सब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट की तरह राइबोसोम कैसे हो गए? 70S टाइप। तो वही माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक लाइन आ जाएगी बच्चों, डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने का मतलब मैंने क्या बोल सकता हूं? ऑटोनॉमस। लेकिन प्रॉब्लम वही माइटोकॉन्ड्रिया वाली, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, तो ये खुद प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है तो ऑटोनॉमस। लेकिन बच्चों रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी प्रोटीन नहीं बनाएगा, सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। तो वही लाइन फिर लिख लो, इट हैव ओवंस प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लिख लो कि क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में स्वयं की प्रोटीन संश्लेषित मशीनरी उपस्थित होती है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात। इट हैव वंस प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया के समान स्वयं की प्रोटीन संश्लेषी मशीनरी के लिए क्या लिखेंगे? लिखना जो भी सही लगे, उपस्थित होती है, मशीनरी लिख लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्लोरोप्लास्ट के पास भी बच्चों इट्स हैव ओवन प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, बट प्रॉब्लम क्या आई? हाँ, बट इट डजंट synthesized all required protein। लेकिन यह
आवश्यकता की सभी प्रोटीन को संश्लेषित नहीं कर सकता। दैट्स वाई इसको भी क्या बोला जाएगा? दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त अंग। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात। अतः इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं बच्चों, अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान खुद की प्रोटीन संश्लेषी मशीनरी होती है, लेकिन यह आवश्यकता की सभी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। बट इट डजंट सिंथेसाइज ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन, लेकिन रिक्वायरमेंट की सारी प्रोटीन संश्लेषित नहीं कर पाता। अगर कर पाता तो क्या बोलते? ऑटोनोमस। नहीं कर पाता, सेमी ऑटोनोमस। तो इसे कुछ प्रोटीन के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? न्यूक्लियस पे। सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अतः इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया वाली सेम बात। तो ये बच्चों अपन ने बोल दिया, इसके पास डीएनए है खुद का, इसके पास खुद का आरएनए है, प्रोटीन है, राइबोसोम है, सारी प्रोटीन बनाने की मशीनरी है, लेकिन पूरा प्रोटीन नहीं बना पाएगा। सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अब एक चीज बच्चों, जो एंजाइम लिखा था अपन ने, हाँ इंपॉर्टेंट, वो एंजाइम में बता दूं आपको, रुबिस्को। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों। ये प्लांट रेस्पिरेशन, वहां फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करोगे आप रुबिस्को। बस जो विशेषता वही लिखा दूं मैं इसकी, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, हिंदी में लिखा जैव मंडल पर सर्वाधिक उपस्थित प्रोटीन। हाँ ये बायोमोलिक्यूल में भी आता है रे। बायोमोलिक्यूल ले आते हो कहीं ना कहीं से सर, है ना, जबरदस्ती। रुबिस्को एक प्रोटीन का नाम है, फुल फॉर्म पढ़ोगे आप, राइबोलोज, बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, वो बॉटनी में पढ़ लेना आप। यहां इस एंजाइम का नाम याद रख लो, क्या? रुबिस्को नाम का एक एंजाइम है जो कहां मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में। और इसका यूनिक फीचर बेटा जी क्या? मोस्ट एबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। पूरी पृथ्वी पर ऐसी प्रोटीन जो सबसे ज्यादा मिलती है वो कौन है? अरे रुबिस्को तो सर आपने बताया एंजाइम है, तो फिर प्रोटीन कैसे लिखा? क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो आपसे पूछे जैव मंडल पर, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन, तो बेटा जी आपका आंसर आएगा रुबिस्को। और वो प्लांट में, प्लांट की पत्तियों में, लिव्स में भी कहां? क्लोरोप्लास्ट में। वो कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को। और ऐसे पूछ ले बच्चों, आपके शरीर में मिलने वाली सर्वाधिक प्रोटीन? कोलेजन। अगर मैं जंतु की बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, तो आपकी बॉडी में मिलेगा कोलेजन। और अगर पूरे अर्थ की बात आए तो रुबिस्को, जो क्लोरोफिल में मिलने वाला एक एंजाइम है, C3 साइकिल में यूज होता है, वो आप बॉटनी में देखियो। ये एक नोटबुक के ऊपर ये भी फंसा देना, ह्यूमन बॉडी की मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन। ध्यान रहे अपने को, कोलेजन प्रोटीन आपकी बॉडी में बच्चों सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन का क्वेश्चन आया तो बच्चों आपका आंसर गया कोलेजन। ये लो, तो कोलेजन प्रोटीन अपने शरीर में सबसे ज्यादा होती है, जबकि अर्थ की बात आए तो रुबिस्को। वो क्या है? एंजाइम। कहां? प्लांट की ग्रीन लिव्स में, वहां। और कोलेजन अपने में कहां होता है? क्या काम है कोलेजन, सुना है किसी ने? अरे इलास्टिसिटी नहीं, ये मूवमेंट होती है ना बच्चों, मूवमेंट, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। हाँ एक लाइन आ रही है, वो मैं हाथ हिला रहा हूं, मूव कर रहा हूं किसी भी ऑर्गन को, किसकी वजह से? आपका मन है सर, आप जानो। अरे हाथ मुंडी हिलाते हो, कैसे भी हिलते हो, कौन हिलवा रहा है?
मसल्स, ऑर्डर तो ब्रेन देगा। मैंने इस फिंगर को मूव किया, बाकी फिंगर नहीं हिल रही है, बस इंडेक्स फिंगर मूव कर रही है। ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन ने यहां से सिग्नल दिया कि भाई तू इस फिंगर को मूव करा, तो ब्रेन से सिग्नल लाया कौन? न्यूरॉन। तंत्रिकाएं सिग्नल, ब्रेन खुद थोड़ी आ रहा है, न्यूरॉन के थ्रू भेज रहा है। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गन की मसल्स, बेटा जी मसल्स होती है, मसल्स उस ऑर्गन को खींचेगी, कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस ऑर्गन की बोन, हड्डियां, इसमें बोन तो होती है, तो मसल्स जुड़ी हुई है किससे? बोन से। तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला मसल्स को, मसल्स ने किसको खींचा? बोन्स को। बोन्स खींचेगी तो उस ऑर्गन में भी क्या होगी? मूवमेंट। तो बेटा जी मूवमेंट के लिए तीन चीजें चाहिए, सिग्नल, ब्रेन, फिर उस ऑर्गन की मसल्स खींचेगी किसको? बोन्स को। तो न्यूरॉन, मसल और बोन्स तीनों के कोऑर्डिनेशन से होती है मूवमेंट। तो बता मैं ये रहा था, क्या कोलेजन क्या करता है? ये आपकी बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। टेंडन सुना आपने? बस इसका इतना ही समझ लो, बोन और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो एक्चुअल में क्या है? कोलेजन। तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और मूवमेंट के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल। आगे की बातें यहां इतना ही ध्यान रख लो। रुबिस्को, रुबिस्को के साथ मैंने लिख दिया है कोलेजन प्रोटीन। ये बच्चों अपन ने बात की स्ट्रोमा की, अंदर क्या क्या भरा हुआ है उसकी। अब दो चार छोटे मोटे पॉइंट, एक तो फंक्शन लिख लो, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक इसका बायोजेनेसिस और ओरिजिन बता देता हूं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन बताइए, ये किसका फंक्शन था? यहां कहां याद है? सेल, सेल में भी किसका था? थैलेकॉइड में किसका? स्ट्रोमा लेमेली का, दो सेल को इंटरेक्ट करने का। यहां देखो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पहला वही हो गया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, मेन तो ये बेटा जी। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या? देखो बच्चों, ये जो लाइट एनर्जी होती है ना, प्रकाश की ऊर्जा, जो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, इस लाइट एनर्जी को ये जो क्लोरोफिल वगैरह है वो कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण हुआ रासायनिक ऊर्जा में। तो फोटोसिंथेसिस में मेंशन कर लेना, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित हुई किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और केमिकल एनर्जी ही बेटा जी क्या है? ये फूड है, प्लांट का फूड। कौन सा फूड? ग्लूकोज, स्टार्च, प्लांट में स्टार्च। तो लाइट एनर्जी को उन क्लोरोफिल ने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या बन गया? फूड। फूड बनना ही क्या है? फोटोसिंथेसिस। दूसरा और बोलो, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट क्या छोड़ते हैं? पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कब? रेस्पिरेशन की फोटोसिंथेसिस। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रेस्पिरेशन में तो बच्चों फिक्स है, चाहे आप सांस लो चाहे प्लांट, कोई भी सांस ले, कोई भी लिविंग सांस लेगा तो किसको यूज करेगा? ऑक्सीजन। बाहर छोड़ेगा CO2, चाहे एनिमल हो प्लांट हो, सब CO2 छोड़ते हैं। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है उस समय वो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। तो प्लांट दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि रात में? क्योंकि दिन में सनलाइट है, सनलाइट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, और बाहर क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं बच्चों, पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। बड़ा बरगद या कोई बड़े पेड़ के नीचे खेतों में रात को इसलिए नहीं सोते क्योंकि रात में पौधा क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है सुबह शाम। तो रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या छोड़ रहा है? CO2। तो बड़ा पेड़ है तो उसके आसपास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए पौधों के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है दिन में, दिन में होगा तो क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। तो ये एक और लिख लो फोटोसिंथेसिस के साथ ही, मेंटेन और बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना? बैलेंस करना। एटमॉस्फेयर में बैलेंस करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज। तो O2 और CO2 का बैलेंस करने का भी रोल है, और ब्रैकेट में लिख लेना प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या मुक्त करेंगे? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। एक और फंक्शन वही माइटोकॉन्ड्रिया में भी आया था, कौन सी? इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक। क्यों कि आपको कहा जीन, डीएनए, मेन डीएनए, न्यूक्लियस, ये थोड़ा बहुत कहां है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, तो वही करेगा रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्य वंशागति का नियमन, रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हिंदी में लिख लेना कोशिका द्रव्य वंशागति का नियमन। कोशिका द्रव्य वंशागति, तो ऐसी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मीन बच्चों क्या बताया था? पेरेंट्स से कैरेक्टर कहां जाएंगे? क्लास ले हो तो पता चले, कहां थे कल? हाँ, अब देखना पड़ेगा क्यों थी साइटोप्लाज्म। इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट्स से कहां गई? प्रोजेनी में। अब वो जीन बच्चों साइटोप्लाज्म की अगर होती है तो साइटोप्लाज्म बोल दो, न्यूक्लियस की होती है तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो गया। तो रेगुलेट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किसको? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। बाकी मेन काम तो ये पहले आ गया फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और केमिकल एनर्जी क्या है? फूड बना। लास्ट बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वापस से अपन माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी बातें करते हैं। बायोजेनेसिस क्या था? बायोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया का बनना, किसी का भी बनना। कब? अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बन रहा है तो बायोजेनेसिस। सबसे पहले बना ओरिजिन, एंडोसिम्बायोटिक, वही दोनों बातें फिर आई। तो बायोजेनेसिस का मीन हो गया बच्चों प्रेजेंट टाइम में कैसे बनता है? तो दो तरीके हैं, वाया बाइनरी फिशन, आ गया था वर्ड, द्विविभाजन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो प्रेजेंट टाइम में बनेगा बाइनरी फिशन से, द्विविभाजन से। कोई समस्या? एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो ऐसे बनते जा रहे थे, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट बनेगा, बाइनरी फिशन। एक दूसरी चीज भी बच्चों बायोजेनेसिस में ये नया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो वाया बाइनरी फिशन, द्विविभाजन के द्वारा प्रेजेंट टाइम में नई स्ट्रक्चर बनना बायोजेनेसिस। दूसरी बेटा जी बनती है बाई प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड से भी इनका निर्माण होता है। क्या है देखो, बाई प्रोप्लास्टिड। बच्चों प्रो लग गया ना आगे, किसी भी वर्ड के आगे मैं प्रो लगा दूं, ये कुछ फिक्स चलते हैं। इनएक्टिव पहले का, जैसे प्रो इंसुलिन, प्रो एंजाइम, प्रो लगते ही वो एक तरह से इनएक्टिव रहेगा। तो प्रोप्लास्टिड ऐसा होता है बच्चों, ये प्लांट की फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतकी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। पौधे की विभज्योतकी कोशिकाओं में उपस्थित मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसी सेल, शुरुआत की सेल जो लगातार डिवाइड होती रहे, और जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगी अब उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो प्लांट में ये बच्चों, प्लांट की कौन सी सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। देखो मान लो ये प्लांट की कोई, ऐसे मान लिया अपन ने मेरिस्टेमेटिक सेल है बच्चों, शुरू में आया था ये, इस सेल में ये है प्लास्टिड, सेल में स्टार्टिंग में सुनते रहना, इसको मैंने नाम दे दिया, शुरुआत में बना, सो इट्स कॉल्ड प्रोप्लास्टिड, ये कहलाएगा प्रोप्लास्टिड। सेल कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। सेल डिवाइड होगी, ग्रोथ करेगी। तो जब बेटा जी ये सेल मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर सेल में ये जो प्रोप्लास्टिड है, इसी से अलग अलग प्लास्टिड बन जाएंगे। प्रोप्लास्टिड जो होगा यही अलग अलग प्लास्टिड को फॉर्म कर देगा। ये ल्यूकोप्लास्ट भी बना सकता है, ये क्रोमोप्लास्ट भी बना सकता है, और इसी से बेटा जी क्या बन सकता है? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोप्लास्टिड ही अलग अलग प्लास्टिड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें लिख लियो, प्रोप्लास्टिड मॉडिफाइड और कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड से ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कुछ भी बन सकता है।
और ये आपस में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें बदल सकता है। इंटर कन्वर्जन पॉसिबल। छोटी सी लेकिन एक काम की लाइन आ रही है। तो बाई प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट बेटा जी प्रोप्लास्टिड से भी बनता है। प्रोप्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड से पहले का, ऐसे मान लो। और ये प्लांट की कौन सी सेल में मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। ऐसी सेल जो अभी पूरी तरह से मैच्योर, परिपक्व नहीं हुई, डिवीजन कर रही है, इनिशियल स्टेज है। और जब सेल परमानेंट हो गई, मैच्योर हो गई, तो प्रोप्लास्टिड से बन गया प्लास्टिड। वो प्लास्टिड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ये टाइम टू टाइम आपस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये आपस में बेटा जी इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन दर्शाते हैं। अंतर परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट किस में बदल सकता है? क्लोरोप्लास्ट मेनली क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट इसमें, ये इसमें, मतलब कोई किसी में कन्वर्ट हो सकता है। सबका डीएनए सेम होता है इसलिए। तो फिर से इन दो बातों को सुनना बच्चों, कि बायोजिनेसिस का मतलब लिख लिया, मतलब हम नया क्लोरोफिल कैसे बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। पहला तरीका वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला, बाइनरी फिशन, डिवाइड होकर एक से दो बन जाएगा। दूसरा एक नया इसमें आता है बाई प्रोप्लास्टिड। प्रो का मतलब पहले का। इसको ऐसे समझ लो, ये बेटा जी मैंने यहां लिखा प्रोप्लास्टिड। तो प्लांट की जो शुरुआती सेल्स होती है, इनिशियल सेल, उनमें कौन है? प्रोप्लास्टिड। मैच्योर नहीं हुई। जैसी सेल मैच्योर हुई, ये प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट इनटू प्लास्टिड। अरे प्रो लगा हुआ है तब तक इनएक्टिव है, वो कन्वर्ट किस में हो गया? और प्लास्टिड आपके पास कितने थे? तीन आए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कोई भी प्लास्टिड हो सकता है। और एक दूसरी चीज, ये प्लास्ट आपस में भी इंटर कन्वर्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमो में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमो में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनमें आपस में क्या प्रेजेंट होगा? इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होगा। प्लास्टिड आपस में अंतर परिवर्तन दर्शाएंगे। अरे देख लो, एक पत्ती हरी है, हरी पत्ती, धीरे धीरे प्लांट बूढ़ा हो गया और पत्ती का कलर धीरे धीरे पीला पड़ गया। तो पीला रंग क्या क्लोरोफिल की वजह से आएगा? जब तक वो ग्रीन है तब तक कौन है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देगा। जैसी प्लांट बूढ़ा हुआ, पत्ती पीली पड़ी, मतलब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट से रेड, येलो, ऑरेंज। क्लियर? तो एज बढ़ने के साथ साथ पौधे की पत्तियां जब बूढ़ी हो जाएगी तो ग्रीन से कैसा? येलो। जब तक ग्रीन है क्लोरोप्लास्ट, येलो होते ही तो बेटा जी लीव्स का क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, अंतर परिवर्तन संभव है। तो प्लांट की एज के साथ क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, ये बायोजिनेसिस। नेक्स्ट, हाँ तो इसमें ऐसे समझ भी सकते हो आपकी, जैसे कोई ग्रीन लीव्स है बच्चों, हरी पत्ती है, ये येलो, पीली पड़ गई, इसको बोलते हैं सेनिसेंट। बुढ़ापे में प्लांट का क्या आया? बुढ़ापा आया, तो ग्रीन लीव कन्वर्ट इनटू येलो लीव। इसको सेनेसेंट वर्ड यूज करते हैं, वो तो बताऊंगा मैं कभी। ग्रीन लीव्स में बेटा जी क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट, तो हरी थी। और येलो लीफ में वो कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में, येलो। हाँ, लेकिन क्रोमो का जनरली क्लोरो में कन्वर्जन नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट यंग जो लीफ होती है, जवान जो पत्ती है, जवानी में कैसी थी? हरी थी, हरी भरी। फिर कैसी हो गई? पीली पड़ गई, बिकॉज आ गया क्या? बुढ़ापा। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। चलो, बायोजेनेसिस के बाद बच्चों अगला वही टर्म, ओरिजिन, उत्पत्ति। तो बायोजेनेसिस और ओरिजिन में डिफरेंस बताया था। आज के टाइम बायोजेनेसिस सबसे पहले कैसे आया था? वो उस क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन। वही नाम लिखना, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। जो सेम बेटा जी आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो
माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काफी सिमिलरिटीज होती है एंडो सिम्बाइटिक थ्योरी। क्या थी एंडो सिम्बाइटिक? एंडो का मतलब हाँ, अपने पास ये थी कोई यूकैरियोटिक सेल। इनिशियली बच्चों स्टार्ट में कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और उसमें भी मैं फिक्स बता देता हूं कौन सी सेल है। मैंने लिखा एक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। सुनना बच्चों, क्या हुआ था जब इवोल्यूशन हो रहा था ना, सबसे पहले आप 12th में एक इवोल्यूशन चैप्टर भी मैं बताता हूं, वहां आएगा कि यूनिवर्स, देखो सबसे पहले यूनिवर्स आया, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आया। यूनिवर्स पे बेटा जी फिर मिल्की वे, ये गैलेक्सी बनी, उस पे आपका एक अर्थ आया, तो यूनिवर्स पे एक अर्थ आई, प्लेनेट आए। बिग बैंग थ्योरी आई थी ना, वो बोलती है बहुत बड़ा यूनिवर्स था, बादल था, फट गया, उसके कई टुकड़े बन गए, उसमें से एक टुकड़ा अपनी अर्थ थी, तो यूनिवर्स पे आपकी अर्थ आई। अर्थ पर फिर कौन स्टार्ट हुआ? लाइफ। फर्स्ट जो लाइफ थी, पहला जो जीवन था, उसकी मैं बात करूं बच्चों, इनिशियली जो लाइफ थी ना, तब अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन, शुरुआत में ऑक्सीजन थी नहीं, तो पहला जो लाइफ आया वो कैसा? अनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के कैसा रेस्पिरेशन होगा? अनएरोबिक, अवायवीय। तो शुरुआत में जो लाइफ आई थी वो बेटा जी कैसी थी? एनएरोबिक, ऑक्सीजन नहीं थी, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म आए थे, वो बिना ऑक्सीजन की ब्रीदिंग करते थे, सांस लेते थे। धीरे धीरे अर्थ पर कौन आए? ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट किया? फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने स्टार्ट किया? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर होती थी, क्लोरोफिल नहीं था, वैसी सी स्ट्रक्चर थी। तो बच्चों जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, तो बीजीए का एक यूनिक फीचर है, इन्होंने पहली बार अर्थ पर क्या स्टार्ट किया? फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। तो बीजीए ने सबसे पहले अपनी अर्थ पर क्या रिलीज की? ऑक्सीजन। और धीरे धीरे ऑक्सीजन इतनी सारी हो गई कि अब रेस्पिरेशन कैसा स्टार्ट हुआ? एरोबिक। तो पहला जो लाइफ था वो थी अनएरोबिक। फिर कौन आए? बीजीए। क्या स्टार्ट किया? क्या मुक्त हुई? ऑक्सीजन। और आज उसके बाद जो बच्चों लाइफ आई वो कैसी थी? एरोबिक। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी ऑक्सीजन, जो आपको किसने दी? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सुनो, ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, साइनोबैक्टीरिया तो है, क्या है? प्रोकैरियोट। तो एंडोसिम्बाइटिक क्या बोलता है? यूकैरियोटिक सेल किसको खा गई? इस बीजीए को उसने एंगल्फ कर लिया, ये लो। और एंगल्फ करने की प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। यही ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आ गई? यूकैरियोटिक सेल। और बेटा जी कई सालों बाद इस ब्लू ग्रीन एल्गी में मॉडिफिकेशन होते गए, और यही ब्लू ग्रीन एल्गी आज का क्या बन गई? क्लोरोप्लास्ट। तो यही आज क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन, एंडोसिम्बाइटिक, एक्चुअल में वो कौन सी सेल से बने? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसे किसी यूकैरियोटिक सेल ने एंगल्फ कर लिया, खा लिया, और यूटिलाइज नहीं किया, वही मॉडिफाइड होके क्या बन गए? क्लोरोप्लास्ट। तो बीजीए भी फोटोसिंथेसिस करते थे और वही काम क्लोरोप्लास्ट का। तो प्रोसेस कॉल्ड एंडोसिम्बाइटिक, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सिम्बाइटिक में आपको बताया था जिसमें दोनों को बेनिफिट मिले। इस बैक्टीरिया को यहां से न्यूट्रिशन, बदले में एटीपी और फूड भी देता था, रहने के लिए जगह थी, दोनों को बेनिफिट था। तो एंडोसिम्बाइटिक ओरिजिन, समझ गए चीज? यही अप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया पर, यही अप्लाई क्लोरोप्लास्ट के लिए। यहां बीजीए ने फर्स्ट टाइम क्या बना दिया था? क्लोरोप्लास्ट। और ये ध्यान रख सकते हो, बीजीए ने फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट किया? फोटोसिंथेसिस। तब जाके अर्थ पे क्या रिलीज हुई? O2। O2 आई, तब रेस्पिरेशन कैसा स्टार्ट हुआ? एरोबिक। तो बेटा जी फर्स्ट लाइफ कैसी थी? अनएरोबिक। क्लियर? तो ये अपना प्लास्टिड, एक लार्जेस्ट साइटो ऑर्गेनल बेटा जी अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब मैं एक बार इसको शुरू से थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो दो बड़े साइटो ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक ही कवर हो गया क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसको अपन बोलते हैं। आओ देखे, आजा भाई, पाइल्स ऑफ स्टैक्स। फिर राइबोसोम स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हो गया आज? हो गए घंटे? कितने? जबरदस्ती 1.5 घंटे हो गया। चलो, अरे जी मत घबराओ, ये तय कराऊंगा मैं, गालियां दे रहे हो मनी मन।
आओ क्लोरोप्लास्ट बच्चों सुन लो, कान और आंखें खुली। ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन क्यों? 3 प्लास्टिड थे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस था, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा बाकी कलर होते हैं उसमें, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी है, ग्रीन नहीं होता वो। ये ग्रीन है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। इसका पिगमेंट ही मेन, हाँ कैरोटिनोइड्स भी होते हैं, लेकिन एक मेन पिगमेंट की बात आए तो क्लोरोफिल लिखते ही इसका काम भी क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस। प्लांट का जो भी पार्ट आपको हरा दिखाई दे वो किसकी वजह से होगा? क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नंबर कर सकती वेरिएबल, बाकी प्लांट में मेनली लीफ, लीफ की कौन सी सेल? मीजोफिल। लीफ में एक मीजोफिल सेल होती है बेटा जी, उसमें आपके मिलेगा क्लोरोफिल, और वो भी नंबर में 20 से 40। एक सेल की बात कर रहा हूं। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है जिसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन ही होगी क्लोरोफिल की वजह से। साइज और शेप भी वेरी करती रहती है। विड्थ और लेंथ ये ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। शेप बेटा जी वेरिएबल अलग अलग है। शोल्डर से याद रख सकते हो स्फेरिकल, ओ से ओवल, एल से लेंस, डिस्कोइडल और रिबन शेप्ड। चूंकि अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में कैसा है? डिस्क शेप्ड होगा, बिंब नुमा। स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन में एक आ गई आउटर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आउटर मेम्ब्रेन पे कौन लगे हैं? पोरीन्स लगे हैं। पोरीन्स की वजह से इसकी परमिबिलिटी ज्यादा। इनर मेम्ब्रेन पे पोरीन नहीं है, नहीं है तो परमिबिलिटी कम, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, वहां बोला था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जब अंदर की बात करें, अंदर इसके अंदर की बात, तो वहां मैट्रिक्स था, यहां मैट्रिक्स भी बोल सकते हो उसको, स्ट्रोमा एक नया वर्ड दे दिया। स्ट्रोमा में वही सारे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रोबिस्को, ये यहां प्रेजेंट होता है। और ये जो अलग सी स्ट्रक्चर दिख रही है इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। थाइलेकोइड इनको बोला, अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड, ग्रेनम, सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना, ग्रेना इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। चलो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा की बात आई। और एक ये चीज भी बच्चों, दो ग्रेनम को जो ट्यूब जोड़ रही है ना नलिका, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली फ्रेट चैनल। चैनल का मतलब कनेक्ट करने वाले। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेनम को कनेक्ट करेगी, ग्रेनम के बीच में प्रेजेंट होती है। इनमें रिएक्शन चलती है अलग अलग फोटोसिंथेसिस की, लाइट और डार्क को प्लांट फिजियो में बच्चों आएगा। तो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा में थाइलेकोइड आ गया मेन, चपटी मेम्ब्रेनस कवरिंग है। इसकी कैविटी को हेरा, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, कैविटी कॉल्ड ल्यूमेन। अरेंजमेंट ऑफ थाइलेकोइड ऑन वन ओवर ईच अदर, दैट्स कॉल्ड ग्रेनम। और वो अरेंजमेंट कैसे होता है? पाइल्स ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित होती है। और सारे ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट के मिलकर ग्रेना कहलाते हैं। अब एक्चुअल में बच्चों फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहाँ एटीपी बनेंगे? तो उसके लिए हमें थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट के ग्रुप को हमने क्या कहा? क्वांटासोम, जो 240 से 400 तक हो सकते हैं एक क्वांटासोम में। ये वही क्वांटासोम है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसी से क्या बना देगा? एटीपी और फूड। तो यहां एटीपी जो बच्चों बन रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में बनता है, सो इट्स कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। वाइल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वही ऑक्सीसोम्स लाइक पार्टिकल, F0 F1, यहां क्या बोल दो? CF0 CF1। C माने यहां क्लोरोप्लास्ट, बस वही एडीपी से क्या बन गया? एटीपी। और क्वांटासोम ही यूनिट ऑफ यही फूड और एनर्जी बनेगी। और इसमें 3 मेन पिगमेंट है, मेन तो क्लोरोफिल है, उसमें भी A एंड B, और थोड़ा बहुत कैरोटीनॉइड। आगे मैंने इनकी क्या लिख दी? नंबर लिख दी, याद रहे तो। बाकी ध्यान रखना क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा। देन बेटा जी अपन ने डिस्कस किया डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, वही सब माइटोकॉन्ड्रिया वाला। नेकेड है, जीसी रिच है, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होगा। हालांकि बॉन्ड बीच में ट्रिपल होता है, ये तो ऐसे ही मैंने समझाया, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा जी। तो ये वाला जीसी आपके प्रोकैरियोट में ज्यादा होता है। तो प्रोकैरियोट के जैसा डीएनए। राइबोसोम कैसे थे? 70s। तो डीएनए भी है, उससे आरएनए भी बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो इसके पास प्रोटीन बनाने वाले सारे अड़ंग बड़ंग है। तो इट्स ए ओवन प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपनी प्रोटीन खुद बना लेगा, मतलब एक तरह से ऑटोनोमस है। लेकिन बेटा जी जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया तरफ उतनी नहीं बना पाता, तो कहां से लेगा? न्यूक्लियस से। सो इट्स कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। तो आपकी सेल में 2 सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। 2 ही डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मान लो, क्लोरोप्लास्ट।
उसके अलावा बच्चों रुबिस्को एक एंजाइम है, राइबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, पढ़ लोगे इसको भी। इसको दर्जा दिया है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन रुबिस्को, और वो भी कहां, क्लोरोप्लास्ट में, एक C3 साइकिल में यूज होती है। और एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम सारे के सारे तो नहीं, कल ही मैं राइबोसोम में एक्सेप्शन भी बता दूंगा। मैक्सिमम एंजाइम किसके बने हैं, कौन सा नहीं बना, उसके लिए आपको एंजाइम का लेक्चर लेना पड़ेगा, अपलोड हो गया बायोमोलिक्यूल में भाई, ध्यान लियो। बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात आए तो सबसे ज्यादा कोलेजन, क्लियर। अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन आती है दिमाग में, फोटोसिंथेसिस आ गया, उसमें आप लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करोगे केमिकल का मतलब यहां फूड, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। O2 CO2 को अर्थ पर बैलेंस भी करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और फोटोसिंथेसिस दिन में होता है। रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला, साइटोप्लाज्म का डीन आगे जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बायोजेनेसिस, आज नया क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेगा, बाइनरी फिशन। दूसरा नया वर्ड प्रोप्लास्टिड, पहले का प्रो, तो प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो, और ये भी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ये आ गया, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोप्लास्टिड, फिर कन्वर्ट इनटू प्लास्टिड। जैसे हरी पत्तियों में क्लोरो है, पत्ती बूढ़ी होगी, पीली पड़ गई, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट आ गया। ओरिजिन सबसे पहले कहां से आया, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला एंडोसिम्बाइटिक। तो यूकैरियोटिक सेल ने किसको एंगल्फ किया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, वही फोटोसिंथेसिस करके क्या छोड़ते थे, ऑक्सीजन, और वही ब्लू ग्रीन एल्गी आज का क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट। कल बेटा जी डिस्कस करेंगे अपन राइबोसोम के बारे में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।